नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। आप देख रहे हैं अग्निपथ। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले फिर से डराने लगे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। देश में कोविड-19 की स्थिति पर बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। मंडाविया ने बताया कि कोरोना का खतरनाक चीनी वेरिएंट BF7 सितंबर महीने में ही भारत आ गया था। वडोदरा में एक NRI महिला में इसके लक्षण मिले थे। वो महिला अमेरिका से वडोदरा आई। उसके बाद उसके कांटेक्ट में आए 2 और लोगों की जांच भी हुई। हालांकि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। बाद में महिला ठीक हो गई। इसके अलावा BF7 के 2 और केस अहमदाबाद और ओडिशा में भी मिले। इधर हेल्थ मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग में मंडाविया ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमने सभी संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा है। जो तैयारियों की बात करें तो एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग और जो देश से बाहर से यात्रा करके वापस आ रहे हैं उनकी भी सैंपलिंग की योजना बनाई जा रही है और उनकी मॉनिटरिंग की भी योजना बनाई जा रही है। अब कोरोना को लेकर गुरुवार को यानी कल CM योगी भी बड़ी बैठक करेंगे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र है और कोविड की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील करने की सलाह दी है। अब साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर आप ये गाइडलाइन का पालन नहीं कर सकते तो इसके स्थगित कर दें। इस पर भी सियासत हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, इससे कितना सावधान रहने की ज़रूरत है और अब हमें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं। क्योंकि आपको फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव याद होगी। सेकेंड वेव बहुत भयावह थी हिंदुस्तान में भी, और चीन में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी ख़तरनाक और दिल दहलाने वाली हैं। लंबी कतारें लगी हुई हैं दवाई लेने वालों की, और जो मर गए हैं उनके क्रिमेशन के लिए भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है वो एक व्यक्ति को होगा तो वो करीब 16 लोगों को इससे संक्रमित कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अब हमें भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो गाइडलाइंस जारी करने पर बात हो रही है, 2 गज की दूरी जो हमें पहले भी बताया गया था, मास्क की ज़रूरत जो हमें पहले भी बताई गई थी, तो एक तरह से कहा जाए कि अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं और डॉक्टर्स के साथ साथ जिस तरह की गाइडलाइंस आ रही हैं इसको लेकर, उसमें ज़रूरी है कि हम सबको सतर्क रहना है। क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं रहे, अगर हमने लापरवाही बरती तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि अभी देश में और उत्तर प्रदेश में इस तरह की स्थिति नहीं है। अभी जो केसेस आ रहे हैं वो कम हैं, लेकिन अगर पिछली जो दूसरी लहर थी उसका याद करें तो धीरे धीरे ही केसेस बढ़े थे और वेरिएंट ने अब अपना रूप बदल लिया है, जिसका मैंने आपको जिक्र किया। अगर वेरिएंट अपना रूप बदल लेता है तो वो कितना ख़तरनाक हो जाता है। हिंदुस्तानियों को क्या करने की ज़रूरत है, ये भी कहा जा रहा है कि अगर जिसने डबल डोज नहीं लगवाई है वो दूसरी डोज लगवा ले, बूस्टर डोज लगवा ले। ये सारी सलाहें अब दी जा रही हैं। तो इन सब पर किस तरह की कार्रवाई करने की ज़रूरत है, किस तरह से इस कोरोना के नए वेरिएंट से बचने की ज़रूरत है और किस तरह की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है हम सबको। क्योंकि आपको याद होगा कि लॉकडाउन और उसके बाद तमाम तरह की स्थितियों का हमें सामना करना पड़ा था, और इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है, जद में आती है, वो आम जनता की आती है। और 25 दिसंबर और 31 दिसंबर
सामने है, यानी 25 दिसंबर में भी गैदरिंग होती है और 31 दिसंबर में भी गैदरिंग होती है। तो क्या ऐसी गैदरिंग होनी चाहिए, क्या ऐसी गैदरिंग से दूर रहना चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है जिनका जवाब एक्सपर्ट देंगे। और ज़रूरत यही है कि अगर हमें किसी खतरे की आहट है तो उस आहट को हम सुने और समझें और उसके बाद अपने कदम को बाहर निकालें, और कदम को अगर बाहर निकालें तो उसके बाद हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि एक समय था हम सब मास्क लगाते थे, हम सब सैनिटाइज़र यूज़ करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। उधर अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो जैसा मैंने जिक्र किया कि कल एक अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा कि हमने निर्देश दिए हैं कि सारी व्यवस्थाएं कर लें। ऑक्सीजन की बात, क्योंकि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई थी, उसके बाद अभी से ही प्रिपेयर है गवर्नमेंट। ये उसका कहना है कि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी, पीपीई किट की व्यवस्था करने को दी गई है, और जो बाकी सारी जो ज़रूरतें हैं, अस्पतालों को अलर्ट रहने की सलाह दी जा रही है, कहा जा रहा है। तो इन सब की एक बड़ी व्यवस्था और बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा ताकि हम किसी भी खतरे से निपट सकें। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं जिनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन पहले मैं कुछ कोरोना को लेकर जो रिएक्शंस आए हैं वो मैं आपको सुनवाता हूँ। कोरोना के कई केसेज बढ़े हैं, वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने एक एडवाइजरी जारी की है कि सभी चिकित्सा अधिकारियों से, जिलाधिकारियों से हमने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अवश्य। और इसके अलावा जो विदेश से यात्रा करके लोग आए हैं, चाहे विदेशी लोग हों या अपने देश के लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य के हैं, उनकी कोविड जाँच अवश्य करें। यदि कोई संदिग्ध मरीज मिलता है तो उसकी जाँच करके उसको आइसोलेट करें। और सभी अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था कोविड की तैयारी रखें, हमारे ऑक्सीजन प्लांट को तैयार रखें और जो इतने वेंटिलेटर्स हैं उनको रेडी रखें। हर चीज़ से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। हमको अभी से केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज अगर वेरिएंट्स आते हैं और म्यूटेटेड वायरसेस आते हैं वो हमको भी अफेक्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है हमारे देश के लिए कि हम लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन काफ़ी लोगों को हो चुका है, प्लस रीजनेबली वेल वैक्सीनेटेड है हम लोग। तो हो सकता है हमारे पास वैसे सीरियसनेस ऑफ इलनेस ना हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम केयरफुल ना हो। हमें हमेशा केयरफुल होना चाहिए, हमें टेस्टिंग करना चाहिए, हमें ट्रैक करना चाहिए, एंड हम लोग को वैक्सीनेशंस कंटिन्यू करना चाहिए इवन अमंग्स जनरल पब्लिक। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से भारत यात्रा पर निकली हुई है, और भारत यात्रा तो करना बहाना है, सिर्फ वीर सावरकर और तमाम देशभक्तों का अपमान करना उनका और उनको निशाना बनाना उनका उद्देश्य है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से कोरोना पुनः जो है फैल रहा है, चाहे चाइना में हो चाहे अमेरिका में हो, अब भारत में भी कहीं ना कहीं वो आने का अंदेशा है और काफ़ी केसेज अब आ रहे हैं। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से मांग है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को रोका जाए, अन्यथा जैसे तबलीगी जमात ने पिछली बार कोरोना फैलाने का जिम्मेदार थे, उसी प्रकार से राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी भी देश में कोरोना फैलाने की जिम्मेदार होगी। रास्ता नाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? तो आपने तमाम तरह के रिएक्शन सुने, सियासत भी हो रही है इस कोविड को लेकर, और इस सियासत के बीच में जो असली खतरा है वो कोविड का है। कोविड की आहट सुनाई पड़ रही है पड़ोसी मुल्क से, और वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं, तमाम तरह की तस्वीरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे तमाम तरह की तस्वीरें आ रही हैं। चीन अभी उस स्थिति को संभाल नहीं पा रहा है। तो हम ऐसी किसी भी स्थिति से कैसे बच सकते हैं, उसके लिए हमको ये जानना ज़रूरी होगा कि आखिरकार ये जो कोविड है, ये कोविड कितना ख़तरनाक है और इस कोविड से कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ अनूप संडा जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव जी हैं और प्रियंका गुप्ता जी हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, आपसे सबसे पहले शुरू करता हूं मैं। प्रियंका जी, आज मनसुख मंडाविया जी ने एक पत्र लिखा है
और उसमें कोविड की स्थिति को भी बताया गया और ये भी बताया गया है कि इस कोविड के जो डर है उसके लिए एक प्रोटोकॉल का पालन करें और ख़ास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं कर सकते हैं तो इस यात्रा को रोक दें। तो आपको लगता है कि कोविड को लेकर प्रोटोकॉल ज़रूरी है और क्या इस यात्रा को रोक दिया जाना चाहिए कोविड के चलते? एंकर महोदय, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाह रही हूँ कि सरकार की कम से कम अभी से इतनी जल्दी आंखें खुल रही हैं, क्योंकि आप देखिए इससे पहले जब कोरोना की लहर आई थी तब ये नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। राहुल गांधी जी ही मात्र थे जिन्होंने इसके लिए कई बार उनको जो है आगाह किया कि कोरोना की लहर है, विश्व में फैल रही है, तो आप उसको जो है कंट्रोल करें। पर सरकार की कान पे जू नहीं रहेगा। आप दूसरे कोविड की लहर देखिए जिसमें ये बंगाल का इलेक्शन में रैलियों पर रैलियां कर रहे थे, और आज 2 दिन पहले त्रिपुरा में रैली करी है उन्होंने। तो क्या वहां कोविड के नाम फॉलो किए गए? ये या स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोई लेटर प्रधानमंत्री जी को दिया गया, या सिर्फ कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा एकमात्र आपका टारगेट है, एकमात्र आपका उद्देश्य है कि इसी से कोरोना फैलेगा? आपको पता है कि कोरोना किस तरह से फैलता है, आप उसकी चेकिंग बढ़ाइए। आप जितने भी बाहर से आने वाले लोग हैं सब प्रोटोकॉल फॉलो करिए, स्टार्ट तो करिए। अस्पताल आपके पूरी तरह से तैयार नहीं है। मेडिकल कॉलेज के बेड आप देखिए, वेंटिलेटर खराब पड़े हुए, परसों की न्यूज थी। अस्पतालों की हालत क्या है ये तो आप अखबार में रोज पढ़ते होंगे। ना आपको वहां पर जो है वेंटिलेटर मिलेंगे, ना वहां पर आपको वो जो स्ट्रेचर होते हैं, जो बेड होते हैं वो मिलेंगे। ये वो कंडीशन है जो मैं आपको बता रही हूँ अभी लास्ट 1 मंथ की, जब डेंगू जैसी बीमारी, जो मान के चलिए कि डेंगू और मलेरिया, इन सारी बीमारियों की वजह से लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे। क्या आप तैयार हैं? ये सवाल तो खुद से पूछना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए इन लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि पिछले साल जो हुआ, जो तांडव हम लोगों ने देखा, वो वाकई में दर्दनाक था। पर उसके बाद भी सरकार ने कौन सी तैयारियां की हैं? तो आपको नहीं लगता कि गैदरिंग अगर ना हो तो ज्यादा बेहतर है? चाहे वो किसी भी पार्टी की गैदरिंग हो, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, इससे बचना चाहिए क्योंकि लोगों की जिंदगी का सवाल है। मानती हूँ आपकी इस बात को कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लोगों की जिंदगी का सवाल है। पर लोगों की जिंदगी का सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, इस देश से जुड़ा हुआ है, इस देश के किसी भी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। अगर भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें आपको लिख रहा है कि लोगों का एक प्यार मिल रहा है, लोग उससे जुड़ रहे हैं, लोग उसमें स्वीकार कर रहे हैं, लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, आपको सिर्फ उससे आपत्ति है या आप कोरोना को लेकर सीरियस हैं? अगर कोरोना को लेकर आप सीरियस हैं तो आप बताइए आपने क्या तैयारियां की हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे पूछे कि उन्होंने क्या तैयारी की है। अगर चीन में फैल रहा है या अन्य देशों में फैल रहा है तो तैयारी तो होंगी ना आपकी, या अभी भी आप सो रहे हैं? कब जागेंगे आप? सवाल यह है कि इस सरकार को किसी भी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। दूसरी लहर के बाद इन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि ऑक्सीजन से कितनी मौतें हुई, ये एक्सेप्ट नहीं किया कि लाशें गंगा में तैर रही थी, कि 40 लाख लोगों की डेथ हो गई। इन्होंने कोई मुआवजे पे बात नहीं करी। ये वही सरकार है जो पूरी तरह से लापरवाही से काम करती रही। ऑक्सीजन नहीं मिली लोगों को, शमशान घाट तक नसीब नहीं हुए लोगों को, और आज ये यहाँ बैठकर ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कभी अपने आप से ये सवाल करते हैं कि इन्होंने कितनी लापरवाहियां की, उसकी वजह से लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया। न जाने कितने लोग सड़कों पर चल रहे थे पैदल, वो गरीब लोग जो अपने घर से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, जिनको हम मजदूर कहते हैं, वो बेचारे भूखे प्यासे, न जाने कितने लोग पटरियों पर कट गए, न जाने कितने भूखे प्यासे बच्चे जो किसी की बैग पे लटके हुए थे। वो अगर आप वो सीन याद करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी लापरवाही सरकार ने बरती है। और उस लापरवाही का सबूत हम लोगों ने देखा, अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, लोगों को इतना दर्दनाक जो है परिस्थितियों से गुजरते हुए। लॉकडाउन, सडनली एक लॉकडाउन बिना किसी प्लानिंग के, सरकार के पास कोई प्लानिंग ही नहीं होती। तो सरकार को आत्मचिंतन की जरूरत है। सरकार को जरूरत है कि वो समझे
कि वो सत्ता में रहकर उसकी जिम्मेदारी है कि आम जनता को किस तरह से राहत दी जा सकती है, किस तरह से टेस्टिंग बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से मेडिकल सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड की जा सकती है, किस तरह से अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। आप बिल्कुल करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप प्रोटोकॉल फॉलो करवाइए, हम प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए तैयार है। हमने कभी नहीं मना कि हम प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करेंगे, पर सिर्फ हमारे लिए क्यों भाई? हमारे लिए क्यों? आप अलग, हम अलग, ऐसा थोड़ी ना है। इस देश के नागरिक आप भी हैं। संविधान ने जितना अधिकार आपको दिया उतना अधिकार हमें भी दिया है। अगर आप अपने लिए कोई रूल नहीं बना सकते तो दूसरों पर रूल थोपने की आपको जरूरत नहीं है, और ना कोई मानेगा। सबसे पहले अपने आप के लिए रूल बनाइए। प्रधानमंत्री को एक लेटर इशू करिए और पूछिए कि अगर ये रैली की गई तो इसमें क्या कोरोना के नॉर्म्स फॉलो किए गए, या उस रैली में जितने लोग एकत्रित थे क्या उन्हें जो है वैक्सीनेशन हुआ है, उन्होंने सैनिटाइजर यूज किया, या उन्होंने मास्क यूज किया, या 2 गज दूरी बनाए रखी। इन सवालों का जवाब कौन देगा? इन सवालों का जवाब इस सरकार को देना होगा, और ये बताना होगा कि सिर्फ राहुल गांधी जी की यात्रा से क्या आपत्ति है। बाकी आप इलेक्शन की पूरी तैयारी कर रहे हैं, आप निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं? यहाँ बैठे हैं बीजेपी की प्रवक्ता, बता दें उन्होंने कोई प्रोटोकॉल फॉलो किया? निकाय चुनाव को लेकर कोई एडवाइजरी जारी की है? कुछ नहीं जारी किया। अपने लिए, मतलब अपने लिए सब कुछ सही, दूसरों के लिए वही चीजें सारी गलत हो जाती हैं। तो ये तो एक तरह से पक्षपात है जो आप कर रहे हैं और जो सबको दिख रहा है। और इस यात्रा का मकसद भारत जोड़ने का है, भारत को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने का नहीं। और इस यात्रा में लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है, उन्हें होप दिखाई दे रही है, उन्हें आशा की किरण दिखाई दे रही है कि इस देश में एक ऐसा भी नेता है जो पैदल चलने का, लगातार 100 दिन से पैदल चलने की वादा रखता है। मैं एसएन सिंह साहब का रुख करता हूं। एसएन सिंह जी, आपने प्रियंका गुप्ता जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि भाई मंडाविया जी ने एक लेटर इशू किया, गाइडलाइन सबको पालन करना चाहिए, लेकिन क्या जो आपके कार्यक्रम है उसके लिए भी गाइडलाइन इशू होती है? जो अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने बताया कि त्रिपुरा में एक कार्यक्रम था, उसमें कोई गाइडलाइन इशू हुई। और दूसरा सवाल कि सरकार किस तरह की तैयारियां कर रही है इस कोविड का जो नया वेरिएंट आ रहा है उससे निपटने के लिए? एक तो मैं बड़े धैर्य से अपनी बहन को सुना, और मैं चाहूंगा कि जितना समय आपने बहन को दिया उतना समय देंगे। बहुत शालीनता से मैं अपनी बात को कहूंगा, और मैं बहन से भी चाहूंगा कि आप शालीनता से सुनिए। देखिए, भारत को तोड़ने वाले लोग, भारत तो भारत वर्ष था, इसको छोटा बनाने वाले लोग, खुद ही आज भारत को जोड़ने की झूठी परिकल्पना करने वाले लोग, और जो 8 लाख हिंदू मुसलमानों की हत्या करा देने वाले लोग केवल प्रधानमंत्री पद के लिए, जो अभी हमारी बहन कोविड के बारे में चर्चा कर रही थी, कोविड में भी उस तरह की जानें नहीं गई जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे में एक प्रधानमंत्री पद चाहिए था। इस नाते जो इन लोगों ने काम किया ऐसा हुआ, लेकिन तब भी सभी लोग देश के साथ खड़े रहे। लेकिन कोरोना की जो आपदा आती है, एक भयावह आपदा आती है, और न सिर्फ भारत में पूरी दुनिया में आती है, उसमें भी निर्लज्जता दिखाते हुए, मैं तो कहूंगा छोटी सोच दिखाते हुए कुछ ऐसी पार्टियों ने, जिस तरह से गंगा में लाशें बह रही हैं। अरे किसकी लाशें बह रही हैं भाई? आपके भाई हैं, आपकी बहन है, आपके पति हैं, आपकी पत्नी है, और कोई ना कोई उस परिवार का सदस्य वो नहीं ले जा रहा है झूठे फोटो खींचकर, और आप कह रहे गंगा में लाशें बह रही हैं। भारत के कोरोना प्रबंधन को दुनिया ने सराहा कि इतना बड़ा देश और विकासशील देश, और इतना जल्दी न सिर्फ अपने लोगों की जान माल की रक्षा कर रहा है, बल्कि दुनिया के 28 देशों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। आप उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पहले से ऐसी बीमारी नहीं थी, इस पे कोई रिसर्च नहीं था, कोई अनुसंधान नहीं था, उसके बाद भी वैक्सीन बनाते हुए सभी लोगों के जान माल की रक्षा की जा रही है। आइए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी वो जिस तरह की व्यवस्था की, भारत के भी सभी लोगों ने सराहा, दुनिया के लोगों ने सराहा। और कोरोना का जब सेकेंड फेज आता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम इकाइयों को बंद नहीं करेंगे, हमारा रोजगार मर जाएगा, हमारे लोग मर जाएंगे, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। उनको कोविड हुआ रहता है, फोटो खिंचवाने का कार्य नहीं करते हैं, वो कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं और सभी जिले में कार्यक्रम रखते हैं और जाते हैं, कोविड अनुपालन को देखते हैं, और जो इकाइयां हैं वो भी चल रही हैं। हमारी आर्थिक गतिविधियों पे भी कोई बहुत असर नहीं पड़ा, और राजस्थान की तुलना में, महाराष्ट्र की तुलना में, और प्रदेशों की तुलना में जो बेरोजगारी दर था उत्तर प्रदेश का, वो बहुत ही बेहतर रहा। एक बात,
आपने कहा कोई व्यवस्था कर रखे, इसके पहले ऐसी कोई बीमारी भारत में थी नहीं। और आज जो बहुत विकसित, जिसमें राहुल गांधी जी जहां से फंडिंग लेते हैं, जिस चाइना से बार बार आपदा आ रही है और वो अपना डेटा नहीं देता, और उसके बावजूद भी भारत के लोग जो वो डेटा प्रदान करते हैं कि हमारे यहाँ इतनी घटनाएं हुई, उसको स्वीकारते हैं और स्वीकारते हुए तत्परता से तैयारी करते हैं और अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए कार्य करते। आप कंधे से कंधे मिलाकर चलने का कार्य नहीं करते। एक जगह कांग्रेस के लोग दिखा दे, तमाम ऐसे भारत के लोग थे, ऐसे ही स्वतंत्र भारत के लोग थे, छोटे छोटे लोग थे जो कहीं पानी पिला रहे हैं, जो किसी को भोजन करा रहे हैं, जो किसी की दवा करा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ फोटो खींचने का कार्य कर रहे थे, सिर्फ आरोप लगा रहे थे। क्या वो देश और प्रदेश की जनता आपकी नहीं थी? अब क्यों तकलीफ हो रहा है? आप सुनिए, हमने सारी व्यवस्था कर रखी। और मैं कह रहा हूं, जो ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे उत्तर प्रदेश में, आज 1-2 नहीं, सुन के आश्चर्यचकित हूं। सरकारी और प्राइवेट मिला दिया जाए तो 6000 जगहों पे ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ये मामूली बात नहीं है। सभी जिलों में अलग से कोविड प्रबंधन की व्यवस्था है, अलग से चिकित्सक नियुक्त है। और मैं कह रहा हूं, दैवीय आपदा नहीं आए तो ठीक है, दैवीय आपदा कोई अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि ये जो गिद्ध की तरह लोग बैठे हैं जो मदद नहीं करेंगे, जो झूठी झूठी बात करेंगे, खोटी सोच लिए रहेंगे, जो पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोलेंगे। क्या दुनिया में मौतें नहीं हुई? केवल भारत में मौत हुई, लेकिन दुनिया के विपक्ष को देखिए, सब लोग एक से एक, अरे भाई इनको चुप कराइए, इनके भोंपू को चुप कराइए, इनके भोंपू को चुप कराइए। आप जब गाली दे रही थी, आप देश के लोगों को जब गाली दे रही थी, आप देश के संसाधनों को जब गाली दे रही थी, जब एक का अधिकार बता रही थी, जब देश के संसाधनों वाली बातें यहाँ पर ना करिए, तमीज से बात करिए। मैं तो बोला नहीं, अब आप तमीज से बात करिए। जिस आदमी को मर्यादा नहीं आती, जिस आदमी को संस्कार नहीं है, आपको पूरा समय दिया गया, आपको पूरा समय दिया गया। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी तो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं इस्तेमाल कर सकती। देखिए, आप तो इन्हीं को लेकर डिबेट कर दीजिए। चलिए, हम लोग बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे, प्रियंका जी, तौर तरीका तो होता नहीं है। एसएन सिंह साहब, हम लोग बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर इस समय चर्चा कर रहे हैं। मेरी अपील है कि देखिए, हम लोग बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर ये चर्चा कर रहे हैं। कोविड को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कोविड का संभावित खतरा कैसे है, क्या गाइडलाइंस तैयार की गई है, क्या इस पर सियासत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो हमें उसी गंभीरता के साथ ही इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। बात को रख सकूं, मैं भी लगातार बोलूंगा। आपने सवाल हमसे पूछा और जवाब मैं दे रहा हूं, और तकलीफ कांग्रेस को हो रही है। मैं बता तो रहा हूं कि वो भारत नहीं है। गाली की जो बात कर रहे हैं, बताइए ना कौन सी गाली की बात कर रहे हैं। नहीं, कुछ भी बोल इसी को गाली कहते हैं, ये इसी को गाली कहते हैं। दूसरे को बोलने न देना, दूसरे को कार्य न करने देना, झूठी बात करना, आलू से सोना पैदा कर देना, जो किलोमीटर लीटर मीटर में अंतर ही नहीं जानना, भारत तोड़कर भारत जोड़ने चलना, क्या हो रहा है, मर्यादित कार्य करना, देश में इमरजेंसी लगा देना, देश का बंटवारा करा देना, देश के संसाधनों पे एक अधिकार बता देना। 26/11 की घटना होती है तो हिंदुओं के, चलिए मुझे ये बताइए सिंह साहब, मुझे बताइए कि सरकारें, बीजेपी सरकार क्या तैयारी कर रही है। चलिए, जनता ये जानना चाहती है कि हमारी सरकार क्या तैयारी कर रही है। हम लोग इस तरह की बहस में पड़ेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा। देखिए, जो कोविड आया वो प्रथम बार आया था, उसके बारे में हम लोगों ने भी कभी सुना नहीं था, हमारे वैज्ञानिकों ने भी नहीं सुना था। फिर भी भारत के वैज्ञानिक, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत के वैज्ञानिकों ने जिस तत्परता से वैक्सीन बनाई और सरकार ने सभी लोगों को मुफ्त में जिस तरह से वैक्सीन लगवाई, मुझे लगता है यह एक बहुत बड़ा कारण होगा कि जो कोविड अगर आएगा भी तो छू कर निकल जाएगा, बहुत ज्यादा इससे हानि नहीं होगी, क्योंकि अधिकांश वैक्सीनेशन हो चुके हैं भारत में, बहुत सारे लोगों का वैक्सीनेशन हो गया। एक व्यवस्था। दूसरी, उससे संबंधित सभी दवाएं अब सभी जगहों पे उपलब्ध हैं। उस समय अफरा तफरी का माहौल था और बहुत सारे ऐसे चीजों को जिसको हम आयात करते थे, वो सर्जिकल ग्लव हो, सर्जिकल चीजें हों, वो सभी आपके पास उपलब्ध हैं। किसी भी जिले में ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे। आज उत्तर प्रदेश में 6000, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 6000 ऑक्सीजन प्लांट है। और इसी बात को लेके भाग दौड़ उस समय मची थी कि लाख लाख रुपए में ऑक्सीजन मिल रहे हैं। बिल्कुल जिम्मेदार चैनल है, बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। ऐसी बातें नहीं आएगी, ऐसी नौबत नहीं आएगी, और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए कांग्रेस की तरह। 1 महीना पहले कहते थे बिजली ही उत्तर प्रदेश और देश से चली जाएगी, कोयला ही नहीं है। मैं कह रहा हूं, और देश
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं, ब्रिजेश पाठक जी ने भी कहा, किसी को चिंता की आवश्यकता नहीं। केवल जो बाहर से मैं लोग अनूप आते संडा हैं, जी का रुख हम करूंगा। उसकी भी अनूप संडा जी, व्यवस्था करें जी बिल्कुल, कि मैं आपके उनको- पास आऊंगा दोबारा। अनूप संडा जी बताइए कि जिस तरह की तैयारी का जिक्र कर रहे हैं, आप मुतमईन हैं, आप संतुष्ट हैं कि जो अगर कोविड जैसा सेकेंड वेव आई थी, अगर उस तरह का खतरा दोबारा हिंदुस्तान पे आता है तो हम तैयार हैं? और दूसरी बात, क्या कोविड जैसे गंभीर मसले पर, मुद्दे पर क्या सियासत होनी चाहिए? श्रेय जी, श्री एसएन सिंह जी की बदतमीजी को जितनी तमीज से मैंने बर्दाश्त किया, मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरी बात को वो भी शालीनतापूर्वक सुनेंगे। अरे पहले ही शब्द में आप बदतमीजी कर रहे हैं तो किस बात की शालीनता? भाई मैंने आपको अब क्या देखिए, बदतमीजी कहा कि मैं आपकी बदतमीजी को आप बताइए, आप बताइए। अरे सिंह साहब, अरे सिंह साहब, मेरी बदतमीजी अरे सिंह साहब चुप हो जाइए। जो अभी तो सवाल आने दीजिए। अरे अभी तो सवाल आने दीजिए, अभी तो सवाल, अरे सवाल आने दीजिए, के लिए बैठा हूं। सवाल आने मैं तो दीजिए, समाज में रहता हूं, मैं तो जवाब देने के लिए बैठा हूं। सवाल आने दीजिए। देखिए मैंने ऐसी बदतमीजी क्या किया? आपकी भाषा, हमसे एंकर, आपकी भाषा, जवाब मैं दिया। देखिए फिर हमारी बहस फिर डिलेल होगी। ये भाजपा के लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। आप कोविड पे ही रहिए अनूप जी, आप कोविड पे ही रहिए, कोविड पे रहिए। पर्सनल किसी पर, एक बड़ी पर्सनल, देखिए गंभीरता की बात है, पर्सनल किसी पर हमला करना ठीक नहीं है। आप कोविड पे रहिए, कोविड पे हम लोग रहे। एक बड़ी गंभीर बात आ गई है, एक बड़ी गंभीर बात भाजपा के प्रवक्ता महोदय के कथन से आ गई। उन्होंने अपने कथन में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम करते रहे और कोविड हुआ और उन्होंने फोटो नहीं खिंचाया। जहां तक मेरी जानकारी है, किसी भी समाचार पत्र या समाचार माध्यम में ना कोरोना की पहली लहर में ना दूसरी लहर में ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं हुआ था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कोविड हुआ है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को कोविड हुआ था जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कहा, तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी क्वारंटाइन हुए थे, क्या उसकी पूरी ठीक तरीके से जांच हुई थी, और क्या उस दौरान उन्होंने सामाजिक दूरी का पालन किया था या नहीं किया था। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं और किसी भी माननीय मुख्यमंत्री को एक कोविड जैसी संक्रामक बीमारी हो और वो समाचार माध्यमों में ना आए, तो ये बात बड़ी आश्चर्यजनक लगती है। तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड होने के बाद कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया? अगर नहीं किया तो समाचार माध्यमों से कैसे चूक हुई कि प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को कोविड हुआ और वो खबर नहीं आई कहीं? तो ये भाजपा के प्रवक्ता महोदय को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए और इस बात को सरकार को इसके ऊपर बयान देना चाहिए। अब जो दूसरी भाषा भाजपा के प्रवक्ता महोदय की, और आपने शुरुआत में जो स्वामी चक्रपाणी जी का एक बयान दिखाया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की पहली लहर में एक बात कही थी, आपदा में अवसर की। हम लोग सकारात्मक सोच के लोग हैं, तो हमने समझा था कि आपदा में अवसर से मतलब ये है कि इस आपदा में भी कैसे रचनात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से हम लोग समाज को आगे बढ़ाने का और देश का मनोबल बनाए रखने का काम कर सके, ये प्रधानमंत्री जी का मतलब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए आपदा में अवसर का मतलब ये है कि जब आपदा आई हो तो उसका भी राजनीतिक इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो आपने अभी भी देखा। आप कोविड पे चर्चा कर रहे हैं और बात भारत पाकिस्तान के बंटवारे पे चली जाए। आपत्ति तो बहुत तेज की भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने, लेकिन आप मुझे बताइए क्या प्रासंगिकता है भारत पाक बंटवारे की यहां बात करने की? बात यह होनी चाहिए कि समाचार माध्यमों में यह बात आई है कि पीएम केयर्स फंड से 2397 वेंटिलेटर उत्तर प्रदेश के 33 चिकित्सा संस्थानों को या मेडिकल कॉलेजों को दिए गए थे, जिसमें से 182 लगभग कबाड़ हो गए हैं। बाकी जो बचे हुए हैं उनका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। जो कंपनियां उनकी आपूर्ति करने वाली थी वो 15% उसकी कीमत का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मांग रहे हैं। चिकित्सा विभाग के अधिकारी अनिर्णय की स्थिति में है। कोविड की धमक सुनाई देने लगी है और आपके वेंटिलेटर नहीं दुरुस्त है। इसके ऊपर भाजपा के प्रवक्ता महोदय को जवाब देना चाहिए था।
पिछले कोविड 2021 में हम लोगों ने देखा कि 1-1 लाख रुपए, 75-75 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक हुए। और आज जो उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, तत्कालीन कानून मंत्री थे, उन्होंने असमर्थता और अपनी निरीहता जाहिर की थी कि मैं पत्र लिख रहा हूं और लोगों की मदद नहीं हो पा रही। इस बात को याद रखना चाहिए। भाजपा के लोग जब अहंकार से इस बात को बोलें तो उनको याद रखना चाहिए कि जो आज के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने असहाय अपने को घोषित कर दिया था। तो आज ऑक्सीजन प्लांट को लगाने की बात तो आप कर रहे हैं। कितने ऑक्सीजन प्लांट आज की तारीख में चालू हैं, इस बात की जांच हो जानी चाहिए। सरकार कह रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार गलत कह रही है, सरकार गलत बयानी कर रही है। आप देखिए, आज समाचार पत्रों में छपा है कि केजीएमयू के रैन बसेरा में मरीजों के, तीमारदारों के रहने के लिए जगह नहीं है। ऐसे में अगर कोविड आ गया, अगर ये नया वेरिएंट आ गया, तो जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात होगी तो इनको कहां ले जाएंगे आप? इनको कहां ले जाएंगे? फिर सवाल ये आता है कि उस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा चिकित्सा कर्मियों की, चिकित्सकों की, चिकित्सक स्टाफ के मनोबल को बढ़ाने के लिए। आज मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि किसी एक लोहिया अस्पताल की किसी नर्स ने कहा है कि साहब पीपीई किट का मामला उठाने की वजह से कोरोना के दौरान और हमारी 3 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो अगर चिकित्सा कर्मियों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है इस सरकार में, तो इस मनोबल के साथ कैसे वो काम कर लेंगे जब कोरोना की जानलेवा बीमारी आएगी? तो इन सारे सवालों पर भाजपा के प्रवक्ता महोदय को अपनी बात कहनी चाहिए थी। जो भाषण देकर के चले गए उससे काम नहीं बनने वाला। सवाल है, मैं 1 मिनट में बात करूं, ऑक्सीजन की व्यवस्था दुरुस्त हो जी, अस्पतालों में जो स्टाफ है उन स्टाफ का मनोबल बढ़ाने के लिए सब कुछ बेहतर ढंग से कर दिया जाए, ऑक्सीजन की कहीं कमी न होने पाए, दवाएं उपलब्ध रहें, और ताली, थाली, घंटा, घड़ियाल, हथौड़ा जो कुछ बजवाना हो पहले बजवा लीजिए। अंत समय में ताली, थाली, घंटा, घड़ियाल बजवा करके जनता को भ्रमित मत कीजिएगा। चलिए ठीक है संजय जी, मैं वैभव खन्ना जी का रुख करूंगा। वैभव जी, ये बताइए कि ये जो नया वेरिएंट है BF7 और जिस तरह से चीन के हालात हैं, उस स्थिति में अब देश को किस तरह से सतर्क रहने की जरूरत है और ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर हम लापरवाही बरतें तो? देखिए शुक्ला जी, जो नया वेरिएंट आया है चाइना वाला 7 वाला, फॉर्चुनेटली अभी जो है उसकी इतनी सीवियरिटी नहीं है। कुछ केस ज़रूर हुए हैं जहाँ मॉर्टलिटी हुई है, लेकिन अभी हमें ज़रूरत पैनिक की नहीं है, क्योंकि वो वेरिएंट नॉर्मली रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं उसी की श्रेणी में आ रहा है, और उससे जो इन्फेक्शन हो रहा है वो सीवियर निमोनिया नहीं कर रहा है। जो पहले कोविड हुआ था उसमें प्रॉब्लम हुई थी सीवियर निमोनाइटिस की, और लंग्स की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और उसके बाद अल्टीमेटली मरीज मिलिट्री ऑर्गन में जाके एक्सपायर हो रहे थे। इस बार अभी इतनी सी बात ये अच्छी है कि उतना सीवियरिटी नहीं हो रही है, और अगर हम थोड़ा अलर्ट पे रहेंगे, जो नॉर्म्स है फॉलो करेंगे, और सरकार ने ऑलरेडी अलर्ट मोड डाल दिया है, सरकार ऑलरेडी जागरूक है, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री यूपी के और मुख्यमंत्री दोनों लोग बहुत एक्टिव ऑलरेडी हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है इसके लिए। और ऑक्सीजन प्लांट इतने लग गए हैं, कुछ खराब भी हो गए तब भी फिलहाल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इतनी प्रदेश में है कि हमको ज़रूरत नहीं है पैनिक की। और इसमें कोविड में मैं पहले भी 2 साल पहले भी कहा था आप लोगों से, उस वक्त भी मैं हर चैनल में कह रहा था, ये दवाइयों से ज़्यादा आपका अपना व्यवहार, और सब दवाइयाँ बाद में बैन हो गई थी। जिस जवाब में मैं पहला था, बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते थे, लेकिन मैं कह रहा था नहीं, ये दवाई वायरस की नहीं है, आपको अपने को ठीक करना है। वही फिर बात आ गई, बेसिक आ गई, जो 5000 साल चल रही है। किसी भी वायरस इन्फेक्शन का इलाज कुछ बेसिक नॉर्म पे चलता है, और आपको अपने को सवेरे बाहर निकल के, घर से बाहर निकल के फ्रेश एयर में और धूप में अपने आप को फिट रखना है। अगर आप ये कर रहे हैं और बेसिक खा पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, और अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप बहुत कुछ बचे रहेंगे। हाँ, भीड़ वाले इलाके में हमेशा मना करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज एरिया में मना करते हैं। अगर जाना भी भीड़ में तो गो इन ए ओपन स्पेस, क्लोज स्पेस में मत जाइए,
ये वैसे भी प्रिकॉशन है रेस्पिरेशन में, और इस वक्त जब आया है तो और थोड़ा सा अलर्ट में हो जाइए। जैसे एसी हॉल हो गए, पिक्चर हॉल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, जहाँ बहुत क्राउड में कोई हॉल ने किसी ने पार्टी करी है, तो पार्टी वाले को भी करना ही है कि कम लोगों को बुलाए। मतलब अगर 200 लोगों का है तो 100 लोग रख लें, थोड़ा स्कैटर्ड रहेगा, भीड़ भाड़ नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा, उतना कर ले। और अगर वो कर रहा है तो बिना घबराए आप रहिए। मेरा ये वादा है कि अगर आपने नियम फॉलो कर लिया, बिना दवाई के आप अपने आप को स्वास्थ्य कर लेंगे। और सांस के लिए मैं फिर कहूँगा एक देसी इलाज आज का नहीं है, वो भी 10,000 साल का है, वो है शंख। आप शंख को धम से मत जोड़िए, शंख से अच्छी कोई चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं है, इसीलिए डाली गई थी, हमारे यहाँ डाली गई थी। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो आई कैन अश्योर यू कि यू विल बी फाइन और आपको कोविड से बचे रहेंगे। बाकी गवर्नमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा सजग है और वी आर ऑल विद सपोर्ट गवर्नमेंट। जी, मैं रजनीश जी का रुख करूंगा, डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव का। रजनीश जी, चाइना के जिस तरह से हालात दिख रहे हैं हम लोग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, ट्विटर के थ्रू जो तस्वीरें दिख रही हैं वो बहुत भयानक है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये वाले वेरिएंट से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी क्या ये वजह हो सकती है कि हम लोग डबल डोज लगवा चुके हैं और तमाम लोग बूस्टर लगवा चुके हैं? क्योंकि जो गाइडलाइंस अब जारी की जा रही हैं, जिस पर मंथन चल रहा है, वो यही चल रहा है कि जिसने बूस्टर डोज ना लगाई हो वो बूस्टर डोज लगवा ले। तो आपको लगता है कि वैक्सीन जो है ये बहुत कारगर साबित हो रही है? सबसे पहले तो जो चाइना का हाल आप लोग देख रहे हैं, उस हाल को देख के हम लोग को भी डरने की थोड़ी तो आवश्यकता जरूर है। पहली बात, हम जरा कोरोना को एक बार डिवाइड कर लें कि कौन कौन से वेरिएंट आ चुके हैं और कैसे कैसे अपना रूप को बदल रहे हैं। शुरुआत हुआ था अल्फा वेरिएंट से, फिर बीटा हुआ, फिर डेल्टा हुआ, फिर ओमाइक्रॉन आया। ये जो नया वेरिएंट आया है जिसको हम लोग कहते हैं BF7XBB, आखिर ये वेरिएंट अन्य वेरिएंटों से अलग क्यों है और क्या इसकी अलग खासियत है? कुछ मिथ हैं, कुछ फैक्ट हैं। BF7XBB एक रिकम्बिनेंट वायरस है, यानी कि 2 म्यूटेंट मिल करके एक वायरस का नया संरचना बनाए। तो अगर ये नया संरचना बनाए हैं तो आखिर इसमें ऐसा नया क्या चीज़ है जो अन्य वायरसेस को अलग कर रहा है ये कोरोना ही, लेकिन ये रिकम्बिनेंट स्ट्रेन है। मतलब 2 म्यूटेंट एक साथ मिल गए और एक नया इस BF7XBB नया वेरिएंट तैयार हुआ। अब इस वेरिएंट ने क्या किया, इसका ट्रांसमिशन रेट, जैसा कि आपको पता होगा, 1 पर्सन से 16 लोगों पे ट्रांसमिशन होता है। तो ट्रांसमिशन तो बहुत तेज़ी से है, तो इट्स हाईली ट्रांसमिशेबल, बहुत तेज़ी से फैलता है। लेकिन इसके कुछ अच्छे फैक्ट भी हैं कि मोर्टेलिटी रेट पिछले पुराने वेरिएंट से कम है। मोर्टेलिटी रेट, हॉस्पिटलाइजेशन रेट पिछले वेरिएंट से कम है। लेकिन किन किन वेरिएंट लोगों को सजग करना है, उसमें उन लोगों को समझना है जो पुराने COPD के पेशेंट हैं, जिनको सांस के मरीज हैं, हार्ट के मरीज, डायबिटीज़ के मरीज, जो क्रॉनिक इलनेस जैसे कैंसर हो गया या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि यंग पेशेंट अपने आप को बिल्कुल उससे अलग कर लें। अभी जस्ट जो डेंगू से निकला है, चिकनगुनिया से निकला है, या जस्ट अभी ICU से किसी कारणवश निकला है, उनको भी इसमें सजग होना पड़ेगा। इन लोगों में मोर्टेलिटी डाटा ज़्यादा देखी गई है। ये नहीं कि BF7 की हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है, इससे हमें बिल्कुल भी ये सजग आराम से नहीं बैठ जाना है, क्योंकि इन लोगों को, क्योंकि इंडिया टाइप 2 डायबिटीज़ में कहीं ना कहीं वर्ल्ड को कैपिटल बनने की कगार पर है चाइना के बाद से, तो हम लोग को भी बिल्कुल सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि डायबिटीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो एक सेकेंड पार्ट कि क्या वैक्सीनेशन इफेक्टिव है? जैसे जैसे वेरिएंट चेंज होते जाता है, वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। अगेन, जैसे जैसे हम लोग वायरस को पाते हैं, बॉडी अपने आप ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाती है और हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं, ये चाइना का जो लोगों को हो रहा है, उनमें कई लोग वैक्सीनेटेड हैं, उनकी भी मोर्टेलिटी का भी सुन रहे हैं हम लोग। तो ये शायद वैक्सीन को लेकर अभी हमारे पास डाटा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को इसमें प्रोटेक्शन को पहला रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन इसमें कितना इफेक्टिव है इसका कोई डाटा किसी के पास भी अभी भी नहीं है। लेकिन अन्य वेरिएंट से ये कम इफेक्टिव है वैक्सीन को अगर हम लेके चलते हैं। जी बिल्कुल। प्रियंका जी का मैं रुख करूँगा। प्रियंका जी, अभी आपने बात की थी कि बीजेपी के कार्यक्रम तमाम होता है, उस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही थी। आपको क्या लगता है कि सरकार को, केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि एक आम जनता के सुरक्षित रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की। क्या क्या जगह आपको लगता है, अगर एक सार्थक हम बहस करें, तो क्या क्या सजेशन आप लोगों की तरफ से है कि भाई ये होना चाहिए, सरकार को इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, जो कमियां हैं उन कमियों पर आप बिंदुवार अगर जिक्र कर सकें तो मुझे बताइए।
देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं उस पर चेकिंग बढ़ाएं, ताकि जो भी डायग्नोस होते हैं कोरोना से इन्फेक्टेड हैं वो क्वारंटीन की जा सके। आपको क्वारंटीन करने के लिए सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, जैसा कि बताया कि ऑक्सीजन के प्लांट वर्किंग नहीं हो, उसको पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में लाना चाहिए। वैक्सीनेटेड जो लोग नहीं हैं उनके लिए एक ड्राइव चलानी चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड हो सकें। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार का जैसा जो ढीला रवैया रहा वो अब ना हो। अगर लॉकडाउन लगाने की स्थिति हो तो किस तरह से उसको चरणबद्ध तरीके से लगाया जाए ताकि लोगों को इस तरह से पैदल चलने की तकलीफ ना उठानी पड़े, लोगों को भूखा प्यासा ना रहना पड़े। पूरी प्लानिंग के साथ काम करना होगा ताकि इस देश में किसी भी एक व्यक्ति को परेशानी ना हो। अस्पतालों की हालत, जैसे मैंने बताया कि अभी जो चिकनगुनिया और मलेरिया और जो है इस तरह की बीमारियां जो अभी पिछले महीने ही हमने देखा कि अस्पतालों में जगह नहीं थी, तो उसके लिए एक अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए, भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, जो दवाइयाँ मिलनी चाहिए लोगों को टाइम से हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही कोरोना का इन्फेक्शन का जैसे ही एक बढ़ेगा दायरा, वैसे ही लोग दवाइयाँ स्टॉक करने लगते हैं, लोग खाने की चीज़ें स्टॉक करने लगते हैं। इन सारी चीज़ों को पहले से प्री प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि ये देश, जैसा भी बताया कि इस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत है। प्रोटोकॉल बनाइए, खुद भी लागू करिए और दूसरों को भी लागू कराइए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों के लिए प्रोटोकॉल बना रहे हैं पर खुद तो उसे तोड़ रहे हैं। तो आपको पहले खुद पर प्रोटोकॉल बनाकर लागू करना चाहिए। जितनी भी असुविधाएं लोगों को कोरोना में हुई थी, क्योंकि अब ये कहने का मौका नहीं मिलेगा ये पहली बार हो रहा है, इसलिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा ताकि जनता को समय पर दवाइयाँ, समय पर अस्पताल, समय पर जो है ऑक्सीजन, समय पर जो है मेडिसिन, वो सारी चीज़ें कम कीमतों में। क्योंकि आप देखें कि किस तरह से एक एक सिलेंडर की कीमतें बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा कि कोई मतलब ही नहीं है कि 50-50 हज़ार रुपये के सिलेंडर या 50-50 हज़ार का वो एक इंजेक्शन बिक रहा था और सरकार के नाक के नीचे हो रहा था, पर सरकार ने कुछ नहीं कर पाई। वो इस तरह का भ्रष्टाचार क्यों हो रहा था, ऐसे अफरा तफरी क्यों मची हुई थी, क्या सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था? तो ये सारे मुद्दे बहुत सोचने के। वेंटिलेटर की जो कंडीशन है वो कब तक रिपेयर हो पाएगी वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही बता पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि हम पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हैं, आज भी नहीं है, और प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन आता है तो हमारे बच्चे वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं है, हमारे बुजुर्ग जितने भी बच्चे हैं कोई वैक्सीनेटेड, ऐसा तो नहीं कि छूट गए हों। इस तरह की ड्राइव इनको चलानी चाहिए क्योंकि इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। आप खुद पर भी अपनी बंदिशें लगाइए, आप खुद भी रैलियां करना बंद करिए, आप खुद भी चुनावी रैलियां बंद करिए, उसके बाद दूसरों से कहिए। क्योंकि हमारा जो मकसद है वो भारत को शांति देना, भारत को जोड़ना है, भारत को अपनापन देना है, किसी तरह का किसी भी एक व्यक्ति के लिए नुकसान करना नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सारे प्रिकॉशन लिए जाएंगे और हम सबसे पहले होंगे जो ये प्रिकॉशन लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को भी शायद हमसे सीख लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि राहुल गांधी जी ही पहले व्यक्ति थे जो पहली बार कोरोना आया था तब उन्होंने समय रहते प्रधानमंत्री जी को चिताने की कोशिश की थी, पर उन्होंने बहुत ही लापरवाही के साथ लिया। दूसरी लहर में भी जिस तरह की लापरवाहियां हुई वो पूरे देश ने देखा। पर अब इस तरह की मतलब देश को भी देखने की अब हिम्मत नहीं है। जो सेकेंड लहर में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो वाकई में डरावनी थी। हम चाइना की बात क्या करें, हम अपने ही देश की बात कर लें तो उन तस्वीरों को याद करके अभी भी आदमी सहम जाता है। और ये हुआ है हमारे देश में। कितनी भी आप नकार लीजिए कि लाशें नहीं बह रही थी, कितना भी आप नकार लीजिए कि जो है शमशान घाट पे जगह नहीं थी जलने के लिए, आपको कवर करना पड़ गया था शमशान घाट को, तो ये सच है, ये हमने आंखों देखा है। अस्पताल में लोग चिल्ला रहे थे एडमिशन के लिए पर नहीं मिल पा रहा था। ऑक्सीजन के लिए लोग लाइनों, घंटों, 3-3 दिन, 4-4 दिन लाइनों में लगे हुए थे। एक इंजेक्शन की कीमत बिल्कुल हवा में बढ़ रही थी जिसका कोई मतलब नहीं था और सरकार के हाथों से चीज़ें निकल चुकी थी। ये इस बात से साबित होता है कि किस तरह से जो आज हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात कही कि हाँ हमारे ही क्षेत्र में किसी को नहीं मिल पा रही है सुविधाएं, सरकार इस पर संज्ञान लेगी। उन्होंने लेटर लिखकर ये बात कही। तो ये सच है इस देश का और आज भी वो समस्याओं को इसी तरह से फोकस करते हैं। मैं देखती हूँ कि आज भी अस्पतालों में जाते हैं यही कहते हैं कि ये नहीं है, ये बेड नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, यहाँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ये कहा जाता है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से वेंटिलेटर की बात उठा रहे हैं विपक्ष, जब कोई सवाल उठाए तो उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए?
वेंटिलेटर की जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि वेंटिलेटर की बात आ रही है, वेंटिलेटर कहीं खराब हैं, कहीं ठीक नहीं है, तो आपको लगता नहीं है कि एक एक्सरसाइज हमें अभी से पूरी कर लेनी चाहिए और उसको लेकर बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का कार्य होता है कि वो प्रदेश के लिए कार्य करते हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों से भी निवेदन करूंगा, जो वैक्सीनेशन की जब बात होती है तो ऐसे झूठे लोग जो परिवार के पार्टी के लोग हैं, जो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन है, इसको मत लगवाइएगा। ऐसे लोग जिनकी सरकार राजस्थान और पंजाब में रहती है, वहां के लोगों को भगाने का कार्य करते हैं, अपने मित्र से कहते हैं कि दिल्ली से आप उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगा दीजिए। ऐसे लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। ये देश आपका, ये नागरिक आपकी है और सरकार सबकी होती है। सरकार की जिम्मेदारी पार्टी तब तक रहते हैं जब तक चुनाव हो रहा होता है। जो प्रधानमंत्री हो जाते हैं और जो मुख्यमंत्री हो जाते हैं वो सबके होते हैं। और निश्चित तौर पे अगर वो कोई निवेदन कर रहे हैं, कोई अनुनय विनय कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि वो अपने देश के भले के लिए कर रहे हैं, आपके भले के लिए कर रहे हैं। आपको राजनीति करनी है तो आप दूसरे हिसाब की राजनीति करिए। हमारे समाजवादी पार्टी के भाई अभी कह रहे थे कि ये पाकिस्तान और चाइना क्यों चले जाते हैं, इसलिए कि सवाल आप पूछते हैं, उस समय भी कहते हैं कि हमसे बेहतर तो पाकिस्तान है, हमसे बेहतर तो बांग्लादेश है, हमसे बेहतर तो श्रीलंका है। ऐसे सवाल आप शुरू करते हैं महोदय, इस नाते हमको जवाब देना पड़ता है। हम तो कहते हैं सबसे प्यारा देश हमारा, और सभी लोग मिलके उसमें जिसका जो हिस्सेदारी बन पाए वो सहयोग करे। और ऐसी सरकार जो स्वास्थ्य सुविधाओं को देने के लिए 5-5 लाख रुपए गरीबों को मुफ्त में इलाज के लिए पहले से ही घोषणा कर चुकी है, जिसको ये नहीं था कि कोरोना आएगा, कोई और बीमारी आएगी। ऐसी जवाबदेह सरकार, ऐसी पारदर्शी सरकार, ऐसी ईमानदार सरकार, ऐसी जनता की सरकार, उसके साथ आप विपक्ष की भूमिका भी तो निभाइए। आदरणीय वाजपेयी जी विपक्ष की भूमिका निभाते थे, चंडी और दुर्गा कहते थे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप विदेशी ताकतों के साथ मत खड़े हुए, आप देश के लोगों के साथ खड़े हुए। निश्चित तौर पे ये जो कुछ भी हो रहा था वो पूरी दुनिया में हो रहा था, और दुनिया के लोग देख रहे थे कि भारत एक विकसित देश नहीं, विकासशील देश है। उसके बाद भी कोविड का प्रबंधन अच्छा था। मैं कहूंगा सभी बड़े भाइयों से निवेदन स्वरूप कहूंगा कि निश्चित तौर पे आप विश्वास करिए, ये आपकी सरकार है, जनता की सरकार है, चुनी हुई सरकार है। और जनता के लिए अगर 95% सफलता प्राप्त की है, तो जो 5% बचा हुआ है, कहीं से अगर ऐसी सूचना आ रही है कि कोई इंस्ट्रूमेंट खराब है, निश्चित तौर पे उसको भी दूर कर लिया जाएगा और अपने देश की जनता के भलाई के लिए हम कार्य करेंगे। लेकिन ऐसे झूठे लोग जो ताज के लिए, कि वो ताजपोशी उनकी नहीं हो रही है, इस नाते हर बात पे सवाल उठाएंगे। कभी संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा देंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा देंगे, कभी हिंदुओं को कुछ कह देंगे। मैं ऐसे लोगों को भी कहता हूं, आप राजनीति करिए, लेकिन ऐसे मुद्दों पर राजनीति मत करिए। हम आग्रह करते हैं, आपसे अनुनय विनय करते हैं, ऐसे विषयों पे आप, सरकार आपकी है, सरकार जनता की होती है, उसमें पार्टी नहीं होती है। ऐसे चुनी हुई सरकार का आप साथ दीजिए, भरोसा करिए, हमारे वैज्ञानिकों पे भरोसा करिए, अपने देश के लोगों पे भरोसा करिए, अपनी सरकार पे भरोसा करिए। निश्चित तौर पे कोई भी आपदा आएगी, हम सभी मिलकर उससे पार निकल जाएंगे। अनूप संडा जी, सिंह साहब कह रहे हैं आप भरोसा रखिए, आप भरोसा रखिए। जो अगर जिस तरह का वेरिएंट आ रहा है, अगर आमद होती है हिंदुस्तान में, तो वो सक्षम है। आप भरोसा रखिए और ये पक्ष और विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठकर भरोसा करिए, सबको साथ मिलकर चलना है। सिंह साहब भले आदमी, इसमें तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन सिंह साहब जिन लोगों के हाथ में खेल रहे हैं उन पर मुझे भरोसा नहीं। सिंह साहब जब बोलते हैं तो मुझे मेरे बचपन में पढ़ाए हुए एक अध्यापक की याद आती है, जो बहुत हंसी मजाक चुटकुले से हम लोगों को पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने क्या पढ़ाया वो कभी समझ में नहीं आता था। ये कहना क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप सवाल कर रहे हैं कोविड पे, आप पूछ रहे हैं आपदा प्रबंधन पे, वो बता रहे हैं। अरे मैं भाई साहब, अरे सिंह साहब क्यों मजबूर कर रहे हैं? अरे शांत हो जाइए थोड़ा। हम जानते हैं आपका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है, हम जानते हैं आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, हम जानते हैं आप तानाशाही चाहते हैं,
आपकी नहीं हम की। जानते हैं आप अपने देश के खिलाफ लोग बात आपके नहीं सुन नहीं सकते थे। हैं, जितना लेकिन बात जरा खर्चा सुन फोटो लीजिए, शॉपिंग पे कर बात रहे सुन थे, लीजिए सिंह उतना साहब, ही बात खर्च टॉपिक करके पे ही हो रही जो है। लोग आगरा से अगर आ आप रहे बात थे, नहीं फोटो में सुनेंगे दिखा रहे तो फिर थे, बात दूसरे अपनी तरीके गाड़ी से आपको भी भेज नहीं दिए बोलने होते, दिया जाएगा। उनको भोजन तो करा आप देते। बात को होने दीजिए, चलिए, श्रेय जी व्यवस्थित कराइए, ये तरीका ठीक नहीं है। सिंह साहब, सिंह साहब आपकी विचारधारा इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। सिंह साहब आप देश के समय खराब लोगों मत के करिए। स्वास्थ्य मुझे के दो- सवाल को मैं- मजाक के तौर पे ले रहे मैं हो। बार बार एक बात कह रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको वैसे ही रहने दिया जाए। मेरे साथ दो डॉक्टर्स, बहुत सीनियर डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, मुझे उनसे भी बात करनी है। अगर इस तरह का शोर शराबा होगा तो कोविड की भयावहता का सामना हम लोग सेकेंड वेव में कर चुके हैं। अब हम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार इससे कैसे बचा जाए, तो उसको उतनी ही संजीदगी से लिया जाना चाहिए। संडा जी, आप अपनी बात संक्षेप में पूरी कीजिए, मैं डॉक्टर साहब के पास भी जाऊंगा। जी, एसएन सिंह साहब जिस तरीके से टोका टाकी और विषयांतर कर रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि ये सरकार मात्र बयानबाजी से इस पूरी आपदा से निपटना चाहती है। हमारे चिकित्सक बंधु डॉक्टर वैभव खन्ना जी और डॉक्टर श्रीवास्तव जी, इन लोगों ने इतनी अच्छी बातें कही, और मुझे लगता है हमारे पास इतने योग्य चिकित्सक हैं और इतने डेडिकेटेड लोग हैं। हमारे देश में एक मना स्थिति बना दी गई कि सरकारी क्षेत्र के लोग काम नहीं करते। मैं तो कह रहा हूं कि पिछले 2021 में के कोरोना के दूसरे वेव में सरकारी क्षेत्र के चिकित्सकों ने, चिकित्सा कर्मियों ने अपनी जान पर खेल करके काम किया, और उन पर हमको भरोसा रखना चाहिए। लेकिन उनको काम तो ये करने दें, ये काम करने दें। इनका सवाल ये है कि ये तो भारत पाकिस्तान, मतलब कहीं भी कुछ भी चलिए, ठीक है। कोई सवाल हो जी, तो मेरा ये मानना है कि सरकार इस पर गंभीर हो, जी, गैर जिम्मेदारी से दूर हटे, और तत्काल अभी से विशेषज्ञों की एक समिति बना करके, चाहे सर्वदलीय समिति भी बना लें, जैसे बार बार विपक्ष की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। विपक्ष देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए हर सहयोग करने को तैयार है, लेकिन आपके राजनीतिक हित साधने के लिए सहयोग करने को कोई चलिए, मैं वैभव खन्ना जी का, डॉक्टर वैभव खन्ना का रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पिछली बार आपने अभी मेडिसिन का जिक्र किया था कि मेडिसिन पिछली बार वाली भी काम नहीं आई थी, तो जनता को, दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर इक्का दुक्का जैसे केसेस अभी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन केसेस आ रहे हैं। केसेस कहीं किसी भी बीमारी की शुरुआत कम केसेस से ही होती है, तो हम लोग को किस तरह के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए? पहले जिस तरह से आपने बताया कि तमाम मेडिसिन इतनी ज़्यादा आ गई थी, हर 4 महीने में मेडिसिन चेंज कर दी जा रही थी, तो अब की क्या जो आम दर्शक है, आम जनता है, उसको क्या करने की ज़रूरत है अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है? तो देखिए शुक्ला जी, जैसा डॉक्टर राजेश ने बताया कि ये वेरिएंट आया है, डेफिनेटली ये स्प्रेड करता है, तो वायरस है वो हमेशा म्यूटेशन में आएगा और वो स्प्रेड करेगा उसकी। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि चूंकि सीवियरिटी नहीं है इसकी, इसलिए हमने कहा है पैनिक ना करें, पहली बात। दूसरी बात, अनूप ने कही, ठीक है, पिछली बार सेकेंड फेज में इतनी सीवियरिटी थी कि, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इस बीमारी में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सरकार को कभी भी, कहीं वर्ल्ड ओवर कहीं भी उसको पूरा करना असंभव है। तो हमारा काम ये था कि जो था उसको मैक्सिमम यूज़ कर लें, वो हम सब ने किया, और उसके हम लोगों को मुसीबत आई, दवाइयों की प्रॉब्लम आई, लेकिन बाद में जो दवाइयाँ जो इसके लिए लोग मर रहे थे और ब्लैकमेल हो रही थी, वो ब्लैक वाली दवाइयाँ अल्टीमेटली ये आ गया कि वो ज़रूरत नहीं है। सब सरकार ने अल्टीमेटली जब दे दिया कि दवाइयों की ज़रूरत नहीं, जिसके लिए हम लोगों हज़ारों रुपये वेस्ट किए। मैं फिर एक चीज़ कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट, सरकार, पब्लिक को चाहिए, इस वेरिएंट का इलाज आपके पास है, बस आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपने आप को बेसिक जो चीज़ें हैं फॉलो करनी है। मैं आपको सवेरे का अपना व्यायाम नहीं छोड़ना है, जो भी कर रहे हो, जिस फॉर्म में कर रहे हो। मेरी बात मान लीजिए, अगर डायबिटिक भी हैं तो सुबह टहलिए, वॉक करिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। अगर आप इम्यूनिटी वाले भी हैं, इम्यूनिटी वालों को और लेना है प्रिकॉशन, ठीक है, मैं मानता हूँ, डॉक्टर राजेश ने बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिए तो आपके हाहाकार मच जाएगा। हुआ क्या, पिछली बार लोगों ने, बुढ़ों ने, बुजुर्गों ने अपने आप को घर बंद कर लिया, खिड़की बंद कर ली और पर्दा डाल लिया कि कोरोना आ रहा है, अंदर ना घुस जाए। अरे वेंटिलेशन तो की है भाई, अगर वेंटिलेशन नहीं करोगे तो क्या होगा? बैल्कनीज जो होती हैं आपके घर की, वो लंग्स होती हैं, लंग्स, उनको कभी भी बंद ना करो। तो आपका काम ये था, उस समय भी लोगों ने पैनिक भी किया,
आपको अपने आप को बाहर निकालना है और अपने आप को, जैसे विदेश में लोग करते हैं, बाहर अपने आप को सुबह 1.5-2 घंटा बॉडी को दो, जो भी हो जिस फॉर्म में दो। उसको जिम में मत दो, जिम इज नॉट इंपॉर्टेंट, जिम तो और बंद कमरा है। बाहर निकलो, और चाहे पार्क में, चाहे लॉन में, चाहे उसमें रोड पे, वेयर एवर यू कैन डू, लेकिन चाहे खेत में, जहाँ जहाँ जो है। अब गांव वाले हैं, गांव वाले पिछली बार क्यों बचे हुए थे, कब फंसे तब जब इलेक्शन हो गए और बंद कमरे में आ गए। तो हमको समझना है कि गांव वाले शुरू में क्यों बचे हुए थे, क्योंकि वो ओपन एयर में, खुले में थे। मैं आपको बताऊं, 1800 के अंदर स्टडी हुई थी, जब हुआ था वायरस में फैला था, उसमें जो लोग बरामदे में थे वो मरीज बच गए थे, जो अंदर वार्ड में थे ज़्यादा मर गए थे। तो ये सब फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को जानिए और उसको फॉलो कीजिए। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं शेर जी, मैं आई कैन अश्योर यू, मैं खुद फॉलो करता हूँ, मेरे परिवार फॉलो करता है, और टचवुड अभी तक सब, और ऐसे नहीं है, मतलब आज परिवार में 100 लोग होंगे और 100 में 2 लोग ऐसे थे जो फॉलो नहीं कर रहे थे और डायबिटिक थे, वो फंस गए फिर अल्टीमेटली। तो आपको उस नॉर्म्स को फॉलो करिए, अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो 90% आप बचे रहेंगे। और इस वेरिएंट से फिलहाल पैनिक जरूरत नहीं है, बेसिक प्रिकॉशन लीजिए और कुछ चिंता की बात नहीं। जी चलिए, मैं रजनीश श्रीवास्तव जी का रुख करूंगा। रजनीश जी ये बताइए, डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे मैं जिक्र कर रहा हूं कि पैनिक नहीं होना चाहिए, हम लोग भी चाहते हैं कि कोई भी पैनिक ना हो, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करना कितना ज़रूरी है। और जो चाइना की जो तस्वीरें हैं उसमें इतनी ज़्यादा जो मॉर्टेलिटी है वो क्यों दिखाई दे रही है, उसमें जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि क्रिमेशन के लिए लंबी लाइन लगी हुई है, कई दिनों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो ये ऐसा क्या है कि हिंदुस्तान इतना अफेक्टेड नहीं होगा जितना चाइना हुआ है? डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बोला, और कुछ बातों को मैं थोड़ा सा बदलना चाहूँगा कि जो वेरिएंट्स हैं शुरू से लेते हैं अल्फ़ा से डेल्टा की तरफ, तो हर वेरिएंट अपने तरीके से बदलाव करते जा रहा है। हमेशा सर्दी जुकाम खांसी करके नहीं आएगा। इसको मैंने 3 भाग में बांटा है, जो मैं इधर लास्ट 7 डेज में देख रहा था कि कोविड एक न्यूरोलॉजिकल, मतलब हेडेक, वॉमिटिंग और फीवर, देन कफ एंड सांस फूलना। सेकंड कोविड आता है रेस्पिरेटरी, सांस फूलने के साथ जब पेशेंट आता है। थर्ड पेशेंट डायरिया, पैरों में दर्द, लूज मोशन इतना ज़्यादा कि लूज मोशन कंट्रोल नहीं होगा। तो ये 3 कोविड के वेरिएंट आ रहे हैं जो न्यूरोलॉजिकल वेरिएंट है। फीवर भी आएगा? यस, फीवर के साथ। फीवर हर एक में आएगा? हाँ, यस, फीवर सब में आएगा। फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, जो कोविड का न्यूरोलॉजिकल वेरिएंट है। सेकंड है रेस्पिरेटरी वेरिएंट, जो कि आप लोग जानते हैं, जब सांस फूलता है, गले में खराश हो गई, खांसी आ गई, दैट इज रेस्पिरेटरी वेरिएंट। एंड थर्ड इज अ गट कोविड वेरिएंट, जिसमें लूज मोशन के साथ पेशेंट आता है, पैरों में दर्द, और अचानक पेशेंट का सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो इस 3 तरह का अलग प्रेजेंटेशन जो अभी तक वहाँ से हम लोग के पास कुछ डाटा जो आए हैं, इस 3 तरह का प्रेजेंटेशन आ रहा है। अभी तक हमें जो चाइना से जो डिटेल्स लेनी है कि वहाँ का मोर्टेलिटी, मतलब मृत्यु दर का कारण क्या बन रहा है, क्या ये सांस फूलना ही है या कुछ और है? क्योंकि पिछली बार भी कोविड में जितना सांस फूलने से पेशेंटों की डेथ हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा कोविड का मायोकार्डाइटिस, मतलब कोविड का हार्ट पर असर पड़ने से धड़कन तेज हो जाने की वजह से भी मृत्यु दर हुआ था। तो क्या इस वक्त का जो मृत्यु दर का जो कारण वहाँ पर है कोविड मायोकार्डाइटिस है कि कोविड के कारण सांस फेल्योर है? नो डाउट 70% रेस्पिरेटरी फेल्योर होगा, लेकिन क्या कोविड मायोकार्डाइटिस बहुत बड़ा फीचर बन रहा है? कि कोविड का हार्ट पर असर हम लोग पढ़ चुके हैं और हर चीज़ में दिखाया जा रहा है कोविड का हार्ट पर असर उस वक्त भी हुआ था। जैसे कि कई दवाओं के बारे में बात हुआ, रेमडेसिविर की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, प्लाज्मा थेरेपी की बात हो, इन सब को बाद में बताया गया नहीं साहब, मोर्टेलिटी पे इस पर कोई काम नहीं है। एक दवा जो सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ कर रहे हैं चाइना में, दैट इज़ पैक्सलोविड, दैट इज़ रिटोनाविर, उन्होंने काफ़ी इम्पोर्ट किया है चाइना से। मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा जरा उनसे ये डाटा ले कि क्या ये दवा उन पे इफेक्टिव हो रहा है, कि क्या उससे मोर्टेलिटी रेट रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, जिससे हम उन दवाओं को पहले से ही उन पेशेंट को जिनकी कोमोबिलिटी ज़्यादा है, जैसे डायबिटिक है, हार्ट का मरीज है, उसके लिए हम लोग पहले से सेफ रख लें और इसको हम पहले से प्रोटोकॉल तैयार कर लें कि क्या ये पैक्सलोविड दवा जो आई है क्या ये चाइना में इफेक्टिव हो भी रही है कि अगेन एक र्यूमर है। नो डाउट जो इनिशियल डाटा थे बहुत ही अच्छे हैं, इमर्जिंग डाटा हैं, लेकिन जो ट्रायल अच्छे से ट्रायल जो चल रहा है वो चाइना में तो चल रहा है, सबसे ज़्यादा वही लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उनके डाटा को हमें एक सभी पक्षी बैठा हो चाहे विपक्ष बैठा हो, ये लोग उनसे मिलें और चाइना से कुछ डिटेल्स लें कि आखिर मृत्यु दर का कारण क्या बन रहा है वहाँ पे। क्या सिर्फ सांस ही सांस है कि मायोकार्डाइटिस मतलब हृदय के कारण भी हो रहा है या पेट के कारण भी हो रहा है, कि ऐसे लूज मोशन आ रहे हैं जो रुक नहीं रहे हैं, पेशेंट हाइपोटेंशन में मतलब ब्लड प्रेशर डाउन के साथ आ रहा है। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। और पैक्सलोविड जो दवा वो लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्या ये मृत्यु दर को कम कर रहा है कि ये भी एक रेमडेसिविर है जिसने मोर्टेलिटी को कभी कम नहीं किया, जिसके लिए बहुत बड़ा ब्लैक मार्केटिंग हुई थी, अगर आपको याद आ रहा होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर वैभव खन्ना कुछ कहना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब आपका लास्ट रिएक्शन में लेना चाहूँगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, बस
मैं एक चीज ऐड कर दूंगा, जाड़ा आ गया है, आप अपने डे रूटीन में गर्म पानी का सेवन शुरू कर दीजिए और रोज गाना शुरू कर दीजिए, पर ये ऐड कर दीजिए, इतना जरूरी है आपके लिए, आप बचे रहेंगे, बहुत कुछ बचे रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वैभव खन्ना, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। दर्शकों को, कांग्रेस को भी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी सुना होगा, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी सुना होगा, सपा के प्रवक्ता ने सुना होगा, और मुझे ये आशा है कि आप लोग भी जनता तक इन बातों को पहुंचाएंगे। भले ही हम लोग आम आदमी हैं, लेकिन आम इंसान हैं, हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, प्रोफेशनल्स नहीं हैं, मेडिको नहीं हैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं ताकि लोग इसकी जद में आने से बचे। SN सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका गुप्ता जी, आपका शुक्रिया। डॉक्टर वैभव खन्ना, आपका शुक्रिया। अनूप संडा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि कोविड की आहट के साथ सियासत तो शुरू हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल यह है कि हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहें, उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। सरकारें अपना काम करें, विपक्ष अपना काम करे। अगर उसको कहीं दिखता है कि कहीं पे सुधार की ज़रूरत है तो उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में सरकार के सामने रखें। इसके अलावा डॉक्टर्स ने जो आज प्रोटोकॉल, जो नियम बताए हैं, और ये भी बताया कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी, और अपने को गैदरिंग में बहुत ज़्यादा ले जाने से बचें, और ओपन में गैदरिंग में जाएं भी तो ओपन में जाएं, और प्रोटोकॉल का पालन ज़रूर करें। ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि 2021 की जो भयावह त्रासदी थी वो हमने देखी है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की नहीं है, विपक्ष की सवाल उठाने की नहीं है, डॉक्टर्स के निर्देश देने की नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी उस चीज़ का पालन करें ताकि हम दूसरों को भी इसकी जद में ना लाएं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।